अगर मैं गलत हूं, पिछले 7 साल में, सरदाना जी आप मुझे करेक्ट करिएगा, पिछले 7 साल में 6.5 लाख करोड़ का एनपीए रिकवर किया गया है पिछले 7 साल में। आपके आंकड़े कहां से? समाजवादी पार्टी कार्यालय। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात अब बात करने दो। बताओ जो नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं, चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं आज यहां पर खड़े होकर, अगर मैं गलत हूं, बताएंगे अगर मेरे आंकड़े गलत हैं, पिछले 7 साल में एनपीए 6.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर हुआ। अरे कुछ तो सरकार करेगी कि यार, जो नहीं करेगी उस पे चिल्ला बताओगे। अच्छा सरदाना जी बताएंगे एग्जैक्ट फिगर, अगर मेरा गलत होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, जो माफ हुए 7 साल में रिकवर आप बता रहे हैं, 6.5 लाख करोड़ का एनपीए रिकवर हुआ है। हमारे बीच में फर्क हो रहा है। माफ करने का हमें माफ करने का बता रहा हूं, आप रिकवर का बता रहे हैं, बस फर्क कितना है। नहीं, मैं माफ करने का बता रहा हूं कि माफ किए गए हैं। और जो गरीब है उसके ऊपर में, आटा के ऊपर में, दूध दही के ऊपर में, पनीर के ऊपर में, छाछ के ऊपर में 5% जीएसटी लगा के उसके मुंह से निवाला भी छीनना चाहते हो। एक बात, उत्तर प्रदेश में लगातार घोटाला हो रहा है, ईडी क्यों नहीं जा रही है भैया? पीडब्ल्यूडी मंत्री के यहां पे इतना बड़ा घोटाला, जहां पे ओएसडी को सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी हुई? मैं पूछना चाहता हूं, हेल्थ मंत्री कह रहे थे नकली दवाई, यहां पे हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा है, क्यों नहीं ईडी की इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं पीपी किट घोटाले में ईडी की इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं टीचर भर्ती घोटाले में ईडी की इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं पशुधन विभाग के विभाग में क्यों नहीं ईडी की इंक्वायरी? सवाल ये है जब ईडी की इंक्वायरी, मैं स्वागत करता हूं कि ईडी की इंक्वायरी पश्चिम बंगाल में हुई, होनी भी चाहिए, जो करप्ट करेगा उसको जेल जाना चाहिए। और ममता जी ने, सुनो, ममता जी ने का स्वागत करते हैं। मैं कह रहा हूं जो भी करेगा, नेशनल अवार्ड क्या होता है, जो भी इस देश के अंदर में किसी भी व्यक्ति कोई करप्शन करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि सत्ता पक्ष के लोगों को बचाओगे आप और विपक्ष के लोगों को इधर उधर ले जाओगे आप। इसके मतलब आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, कि सत्ता पक्ष को बचा के आप विपक्ष पे ईडी लगाओ? इसके मतलब आप दो आंखों से नहीं देख रहे हो, दो आंखों से नहीं देख रहे हो। सुनो, पहले क्या था, एक सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले बोला गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2012-13 में कि जो एजेंसीज हैं इनको पिंजड़े में तोता की तरह बंद कर दिया। कब बोला था? 12-13 में बोला होगा, डेट बता देंगे। किसकी सरकार थी? अब मैं आगे तो बोल लूं, सरकार वो आपको पता है किसकी थी? अरे सुनो, बोलने दो भाई, अरे पूरी बात होने दो। अब फर्क इतना हो गया है, अब तोता को जाके सिखाया जाता है, बेटा खोलेंगे तुमको, कहां कहां जाना है वहीं जाना है। सरदाना जी खोल दिया, फिर जाता वहीं है जहां जहां भेजा जाता है। फर्क इतना है बस। मुझे जानना है कि वाकई में क्या 11 लाख करोड़ माफ कर दिया गया धन्ना सेठों का? ये तो आरोप जो है, ये मेरे पास जो फिगर है 7 साल में एनपीए उल्टा रिकवर किया गया 6.5 लाख करोड़ के आसपास का। ये कह रहे हैं 11 लाख करोड़ माफ कर दिया धन्ना सेठों का, कहां से आया सर? आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, बैंकिंग सिस्टम में माफ करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। होता क्या है, आप इस बात को समझिए कि अगर मैंने लोन लिया है जी और जनता का पैसा है, बैंक का अपना कुछ नहीं होता, बैंक इज ट्रस्टी। मैंने अगर लोन लिया है और मैं चुका नहीं रहा हूं, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि मेरी एसेट्स को या मेरी कंपनी को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से मुझे वहां का, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट, मेरे हाथ से छीना जाता है, और बैंकों के लिए जो पैसा मेरा फंसा हुआ है उसको राइट ऑफ करके बैलेंस शीट में, ताकि बैलेंस शीट में अगर वो नेगेटिव दिखेगा तो बैंक आगे कार्रवाई नहीं कर सकता है, आगे लोन नहीं दे सकता आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से, तो उसको सेपरेट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, और ताकि बैंक को रीफाइनेंस करके आप देश की इकोनॉमी को चलाते रहें। और जो शिफ्ट किया गया राइट ऑफ करके, जो एनपीए में केस चल रहे हैं, वहां उन मालिकों से रिकवरी की प्रक्रिया जारी रहती है, वो राइट ऑफ नहीं होता है। लेकिन जब उस पर नया कोई मैनेजमेंट टेक ओवर करता है तो वहां बैंकों में और उस मैनेजमेंट के बीच मतलब अनुराग जी झूठ बोल रहे हैं। राइट ऑफ हुआ है सर, बताएंगे अभी? देखिए, राइट ऑफ मतलब मिलता नहीं है पार्टनर, वो हो गया, माफ है। देखिए आज भी मैं उदाहरण देता हूं, मैं उदाहरण देता हूं, सरदाना जी बता रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। माफ किया गया 11 लाख करोड़, 11 लाख राइट ऑफ है। वो हमने माफ बोला और राइट ऑफ है, आप एक ही चीज हिंदी इंग्लिश में मिला लो अच्छी तरह से। माफ और राइट, और क्या राइट ऑफ मतलब क्या हुआ? वापस नहीं, 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, पूछो कितना बताएं? 11 लाख करोड़, बिल्कुल पूछिए, बताएंगे ना सरदाना जी। पूछिए कितना अमाउंट है? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप भी गूगल करके फॉर एग्जांपल, जो हिंदुस्तान की जितनी बड़ी, अच्छा मैं गलत था वैसे, पीएसयू ने
पिछले 7 साल में 8.5 लाख करोड़ एनपीए रिकवर किया पीएसयूज ने। और कितना माफ? मैं गलत था, 8.5 लाख करोड़। और कितना? और आपकी फिगर अब 11 लाख करोड़ वाली तो मेरे पास नहीं है सर, ये समाजवादी कार्यालय से आई है फिगर, ये सरकार के आंकड़े नहीं है, मेरे पास जो आंकड़े हैं पीएसयूज। एक मिनट सुन लीजिए सर, अगर मैं गलत थी, पीएसयू बैंक्स हैव रिकवर्ड 8.5 लाख करोड़। सुन लीजिए ना, बुंदेलखंड का भी सुनाओगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी सुनाओगे। फंस गए तो भाग रहे हैं, कमाल है। मैं नहीं फंसा, भाग रहे हैं आप भाग रहे हैं ना, भाग रहे हैं, भाग रहे कवर की कोशिश कर रहे हो। राणा जी आप बोलिए, ऐसे नहीं राइट ऑफ की अनुराग, बात कर रहा हूं, उसमें आप आ ही नहीं रहे हो। अनुराग जो बोला इस पर टिके ना, फिर जो बोलिए उस पर टिके ना। कितना एनपी है? मैं आपसे पूछता हूं कितना एनपी है? आप बताओ, मैंने 11 लाख करोड़ बोला, आप बताओ कितने हुआ? मैं बता रहा हूं आपको, अरे पिछले 7 साल में 8.5, मैंने कहा राइट ऑफ, मैं चैलेंज कर रहा हूं अनुराग भदौरिया को। पिछले 7 साल में पीएसयूज ने, पब्लिक सेक्टर जो पीएसयूज हैं, उन्होंने पिछले 7 साल में एनपीएस का 8.6 लाख करोड़ पे रिकवर किया। अरे आप रिकवर की बात करो, मैं राइट ऑफ की बात कर रहा हूं। सरदाना जी, ये जिसको आप राइट ऑफ बोल रहे हैं, ये 8.5 लाख रुपए उसी का रिकवर हो रहा है। होता क्या है बैंकिंग सिस्टम में, देखिए पहले भाई अगर समाजवादियों को अर्थव्यवस्था समझाने बैठे तो ये शो खत्म हो जाएगा। देखिए बैंक में किसी का अधिकार नहीं है राइट ऑफ। देखिए सीख लेना चाहिए ज्ञान, बैंकों को अधिकार ही नहीं है राइट ऑफ करने का। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है आप उसको सेपरेट अकाउंट में ले जाइए, उस पर सेपरेट कार्रवाई होती है और वहां से रिकवरी होती है। उदाहरण के लिए इसी एरिया का मैं आपको बता देता हूं, डिश टीवी के अंदर यस बैंक का पैसा था, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में। अब यस बैंक का 25% इक्विटी डिश में है, अब वो उसको आगे बेच के उस पैसे को रिकवर करेंगे। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है, राइट ऑफ करने का अधिकार नहीं है बैंकों को। पहले मैं बता रहा हूं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सवाल मेरा वही जिससे मैंने शुरुआत करी थी कि हो ये रहा है कि एजेंसीज करप्शन से लड़ रही है और हमारा ऑपोजिशन एजेंसी से लड़ रहा है, ईडी के अधिकारों के खिलाफ कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ईडी के साथ था। सुप्रीम सरकार से, किससे? सरकार से। आपने सरकार झूठ सच बोल रही है। अनुराग भाई आप फिर एक्सपोज होंगे। नहीं सरकार, मैं बोलूं अब? नहीं बिल्कुल, अभी आप कहेंगे मैं गलत था। सरकार से लड़ रहे हैं हम। 242 याचिकाएं ईडी के खिलाफ थी सर। सुन लीजिए, सरकार 242 धोखा कर रही है। अनुराग पता ही नहीं सरकार इस आपको। देश के साथ असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं करना चाहती। सरकार ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की राजनीति कर रही है। यह गलत बात है। एक मिनट सर, उन्होंने ये जरूरी पॉइंट है, सुन लीजिए। एक मिनट पॉइंट तो सुन लो। मोदी भाई उन्होंने बोला ही नहीं है। एक पॉइंट सुन लीजिए। एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वैसे मैं बता दूं 242 याचिकाएं, 242 आपके लिए अनुराग, 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ईडी के अधिकारों के खिलाफ थी कि ईडी को जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो पावर्स मिली हुई हैं वो खत्म होनी चाहिए। सेक्शन 50 कहता है किसी को भी समन और किसी को भी अरेस्ट, और अरेस्ट के लिए आपको सिर्फ वजह बताना काफी है। ईडी के अधिकारों के खिलाफ था, वो पॉलिटिकल नहीं था सर, आपके लिए बता रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कि यहाँ लोग भी बैठे हुए हैं, सब भारत के भविष्य हैं और आपका शो लोग देख रहे हैं तो उनको भी पता है कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है। आप इस पे बहस नहीं कर सकते। आप इधर उधर कहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी गड्डियाँ, अभी हम लोग यहाँ से निकले, हमारी गाड़ी में कोई कह रही कि 1 करोड़ रखा है तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, सारा हाल खराब हो जाएगा, पता चलेगा हम अर्धविक्षिप्त अवस्था में हो जाएंगे। लेकिन वहाँ बाकायदा कट मनी आती थी, एक कमरे में इधर 10 करोड़, एक कमरे में इधर 10 करोड़, तो मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कहते हैं कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया गया। क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि और लोग कितना अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं या कौन और लोग हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मुझे पता है कि किसी भी उद्योगपति का या सामान्य व्यक्ति का अगर कर्ज डूब जाए, हम आप होम लोन लेते हैं, हमारा कर्ज डूब गया, मैंने 30 लाख रुपए का घर पे कर्ज लिया, वो डूब गया, तो क्या करेंगे? एक, हमें उसके लिए जेल में डालेंगे। एनडीए की सरकार के आने के पहले जेल में डालने जैसा कोई प्रावधान था ही नहीं। जो करप्ट थे, इकोनॉमिकली करप्ट थे, वो मजा करते थे, वो एक के बाद एक तारीखें मिलती थी और वो कभी जेल नहीं जाते थे। इस सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में इतनी कड़ाई की, मैं याद दिला रहा हूं, इस सरकार ने कि विदेश भाग गए, इस तरह की चीजें की जिसमें ये रिकवरी का प्रोविजन बढ़ा। इसी सरकार के दौरान एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, आप सब लोग गूगल कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग सब खोज लेंगे। एसबीआई की चेयरपर्सन थी अरुंधति भट्टाचार्य। गोवा में एक बंगला था विजय माल्या का। यूपीए के शासन काल में और पूरी तंत्र की व्यवस्था बताते हुए उन्होंने कहा कि उसके लिए न कोई खरीदने आ रहा है, न हम बेच पा रहे हैं, सब कुछ हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जिस तरह से रिकवरी की है विजय माल्या और नीरव मोदी के मामले में,
वो अप्रत्याशित है और बहुत शानदार तरीके से है। अब अगर आपका घर कर्ज डूब गया, मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं, 8,500 करोड़ की रिकवरी है, मैं माल्या के संदर्भ में बता रहा हूं। और पहली बार है कि भारत की सरकार ने इन दोनों को, जाहिर है अलग अलग जगह के कानून होते हैं, उसके बावजूद ये भागे फिर रहे हैं। अगर यहां सब ठीक होता उनके लिए कानून, तो यही रहते ना। भागे किसकी सरकार? क्यों भाग के जाते? यही रहते ये तो बताओ ना। मुझे लगता है ये बीजेपी की सरकार में भाग गए, भ्रष्टाचार हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार नहीं खोज पाती है। एक्ट्रेस खोज ले रही है, खिलाफ कवर फायर नहीं, एक्ट्रेस खोज ले रही है। अब ये परेशान है, एक भागे, अब ये परेशान है, भागे दिख रहा है भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। नहीं, एक भागे को नीरव मोदी वाला पीएनबी स्कैम कब हुआ था अनुराग? नीरव मोदी वाला पीएनबी स्कैम कब हुआ? रघुराम राजन की रिपोर्ट पढ़िए। रघुराम राजन ने बताया कि 2013 तक के सारे लोन हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। ये बताइए, मैं सिंपल सवाल जानता हूं, कब हुआ था? नहीं, आप उलझाओ नहीं। नीरव मोदी देश से कब भागा? नीरव मोदी देश से कब भागा? मोदी देश से कब भागा? स्कैम कब हुआ? देश से कब भागा? सवाल ये है कि देश से कैसे छोड़ के भाग गया? सवाल ये है कि देश से कैसे भाग गया? जेल में जाना चाहिए। घोटाला करे, जाओ या तुम भी जाओ, नीरव मोदी, माल्या जी, पहले छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। तरफ सिर्फ कीचड़ वाला मलबा ही फैला नजर आया। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से आए कीचड़ के सैलाब से कई घर बर्बाद हो गए। लैंडस्लाइड की आफत के बाद कुछ इलाकों में सड़कों पर इतना मलबा जमा हो गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के बाद अलर्ट हुए प्रशासन ने चनाईघाट गांव को खाली करवा लिया। उधर उत्तराखंड के कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और कुछ जगहों पर तो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पहाड़ों से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। कुछ इसी तरह की घटना चमोली में भी हुई। वहां कर्णप्रयाग के पास कुमाऊं को जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ का विशाल हिस्सा आ गिरा। जिस वक्त पहाड़ खिसका वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वो वहां से गुजर ही रहे थे कि तभी पहाड़ टूटकर नीचे गिर गया। ये मंजर देखकर वो घबरा गए। उन्होंने अपने पैर पीछे की तरफ खींच लिए। इस घटना के बाद वो रास्ता बंद हो गया और लोगों के वहां से आने जाने पर रोक लगा दी गई। कुछ इसी तरह के हालात उत्तरकाशी में भी बने। वहां बीते कई घंटों से पानी बरस रहा है, जिसके कारण पहाड़ खिसकने की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। और ऐसा ही कुछ बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर भी हुआ। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोग बीच रास्ते में फंस गए। वहां हाईवे पर चारों तरफ पत्थर बिखरे मिले। ऐसे में कभी भी लैंडस्लाइड होने के डर से प्रशासन ने हाईवे को बंद कर दिया। फिर भी कुछ लोगों ने वहां से आना जाना बंद नहीं किया। वो जान हथेली पर लेकर वहां से गुजरे। ऐसा तब है जब प्रशासन की तरफ से इस रास्ते को बंद करने के बाद दूसरे रास्ते को खोल दिया गया है। पहाड़ से बार बार पत्थर गिरने की वजह से बीआरओ रास्ते को पूरी तरह साफ नहीं कर पा रहा। ऐसे में गंगोत्री हाईवे को खोलने का खतरा प्रशासन मोल नहीं ले रहा। बहुत बड़े पत्थर आने से बराबर मार्ग बंद हो रहा है। गंगोत्री हाईवे के बंद होने से दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं एक स्टडी में सामने आया है कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत जल्द सस्ती हो जाएंगी, जिसकी वजह से बैटरी से चलने वाली इको फ्रेंडली गाड़ियों की खरीद में जबरदस्त उछाल आ सकता है। यानी इशारा साफ है कि भारत की क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कोशिश को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। क्योंकि पर्यावरण पर स्टडी करने वाली दिल्ली की CEEW यानी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर नाम के संगठन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि साल 2030 तक बैटरी से चलने वाली 4 व्हीलर गाड़ियों की लागत गिरेगी और इतनी गिरेगी कि वो पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों के बराबर आ जाएगी। साफ है कि लागत में आई गिरावट का सीधा असर इलेक्ट्रिक कारों की कीमत पर ही पड़ेगा और जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां कीमत में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों के ही बराबर हो जाएंगी तो बिल्कुल मुमकिन है कि लोग तेल के बढ़ते दाम से अपनी जेब चलाना न चाहें और बैटरी से चलने वाली कारें उनकी पहली पसंद बन जाएं। यानी ताजा रिपोर्ट भी भारत सरकार के उस मिशन के साकार होने का इशारा कर रही है जिसका ऐलान वो 2017 में ही कर चुकी है। 5 साल पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद कह चुके हैं कि सरकार की कोशिश है कि 2030 तक देश में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली एक भी गाड़ी न बिके। और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने तो इस महीने की शुरुआत में ही ऐलान किया था कि 5 साल बाद देश से पेट्रोल गायब ही हो जाएगा, क्योंकि इको फ्रेंडली ईंधन पेट्रोल की जरूरत को ही खत्म कर देंगे। गडकरी ने कहा था कि
मुद्दत मैं फिर वही सवाल पूछ मैं रहा हूं, जवाब देता हूं, एजेंसी मुझे से पता क्यों आपका लड़- सवाल, मुझे जवाब सुन लीजिए। एजेंसी से क्यों मेरा लड़- जवाब सुन हाँ, लीजिए। लेकिन ये मुद्दत- देखिए, मैं जो भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं उनका वाला 2000-5000 क्या होगा, वो राइट ऑफ होगा कि एनपीए रिकवरी होगी? ये देखिए बताइए। बड़ा मुद्दत- सिंपल है। मुद्दत- मैं ये चीखा चिल्ली वाली डिबेट में बिलीव नहीं करता। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता हूं। पिछले 7 साल में, ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस कह रही है 10,70,000 करोड़ के बैंक ने कर्जे माफ किए हैं, या एनपीए को राइट ऑफ किया है पिछले 7 साल में मोदी सरकार के, और 2 लाख करोड़ के सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में किया है। देखिए, आप जेल की बात करते हैं, आजकल तो सब भाग जाते हैं विदेश। जैसे मैंने आपको बोला, इसका कोई जवाब दे मुझे। विजय माल्या को अगेंस्ट लुकआउट नोटिस था, वो लुकआउट नोटिस विड्रॉ होता है मोदी सरकार के अंडर, और वो रात रात में भाग जाते हैं, फुर हो जाते हैं। इसका कोई जवाब देगा? नीरव मोदी भाग जाते हैं पैसा लेके, उनको क्यों नहीं रोका गया? उनको एक सेकंड अमन जी, अब दोनों ने एक ही आरोप लगाया। बीच में अब अमन जी एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर करना है, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, फिर बोलते रहे, बहुत बड़ा फिर बोलते रहे, फिर बोलते एक रहे। मिनट बाद अमन जी, अगर वो आपके बात बीच में नहीं बोलेंगे। ये झूठ की गाड़ी रुक जाएगी ना, झूठ की गाड़ी रुक जाएगी। आज मैं आपको कंप्लीट करिए आप। विजय माल्या का मैंने एक एग्जांपल दिया। नीरव मोदी, ललित मोदी की मदद किसने की? सुषमा स्वराज ने की। ये जग जाहिर है जब वो इंग्लैंड में थे। इसका सुषमा स्वराज जी ने उनकी मदद की। अभय थिप्से को जानते हैं? आपको पता है? आप अभय थिप्से आपको को ये जानते हैं? पता है ये हुआ था? अभय थिप्से को आपको जानते शायद हैं? नहीं पता, अब क्योंकि मुझे आ आपको- जाने दीजिए। देखिए, अब मुझे आ जाने आप वो तो नाम मोदी है के जिन्होंने वकील अभी हैं। अभी कांग्रेस आपको तो सिर्फ एक जिन्होंने तरफा बात कांग्रेस पता पार्टी होती है। ज्वाइन करी और लंदन देखिए, में आपको नीरव तो मोदी का सिर्फ- पक्ष रखा अभय आपको थिप्से। तो सिर्फ- अमन जी, एक तरफा बात पता होती है। अमन जी, एक सेकंड। वो नहीं बोलेंगे, वो अमन जी, एक सेकंड। अमन जी, अभी अमन जी देखिए, एक तरफा, एक सेकंड, पीछे मैं आ रहा हूं, नहीं, नहीं, फिर- मैं आ रहा हूं।